हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लेक्चर 3, जो कि होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एचआरपी। हमने इसके पहले डिस्कस किया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, फीचर्स। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मेन जो फंक्शन क्या होते हैं, दो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था। उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, जो कि टॉपिक होने वाला है आज का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। पहले तो ये समझेंगे सर कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा है इसके पहले, जो कि बेसिक है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, और उससे मेन एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब है कि सर एस्टिमेट करना फ्यूचर, फिर कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में हम कैसे अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेंगे, राइट काइंड ऑफ पीपल को कैसे हम राइट जॉब देंगे, ये हम इसके बारे में प्लान करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से, तो इसको ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग है, इसमें हम लोग केवल प्लान करते हैं कि किस तरीके के ह्यूमन रिसोर्स को हम अपने कंपनी के अंदर रखेंगे, या वर्क फोर्स, जैसे होता नहीं कि सर मुझे स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, ये पहले से ही सोच के रखा जाता है। ये नहीं कि आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया फिर उसके बाद आप सोच रहे हैं कि किस तरीके के एम्प्लॉय रखने। आप पहले से ही उस चीज को सोचे रहते हैं कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या स्किल्ड एम्प्लॉय मुझे चाहिए। तो इसको ध्यान रखना है कि जैसे इसकी मीनिंग में ही चलता है कि मीनिंग क्या है। लिखा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग aims at ascertaining the workforce needs of the organization both in right number and in right time। इसमें ये देखा जाता है कि हम ये असरटेन करते हैं, मतलब ये अनुमान लगाते हैं कि किस तरीके के ह्यूमन रिसोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कफोर्स करते हैं, मतलब किस तरीके के लोग हमारे कंपनी के अंदर काम करेंगे, और कितने लोग काम करेंगे, और किस तरीके से काम। ठीक है, उसके बाद लिखा इट एम्स एट इंश्योरिंग द कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ राइट काइंड ऑफ पर्सोनल टू फिल वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है कि जितने भी लोग हमारे कंपनी के अंदर जो कि रिक्त पद खाली है, उस रिक्त पद पे हम क्या देखेंगे कि कौन से पीपुल उसके अंदर रखे जाने चाहिए। अब उसके अंदर क्या नॉलेज होगा, क्या स्किल होगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, ये सब हमको इसके अंदर देखा जाता है। क्योंकि अभी जब इसके जैसे एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो इसके एलिमेंट्स में किस चार चीजें आती है, रिक्रूटमेंट भी आता है, सिलेक्शन भी आता है, स्टाफिंग भी आता है, रिट्रेंचमेंट भी आता है, मतलब ये चारों चीजें इसके अंदर आती हैं। अगर इन चार चीजों को अगर ये कवर करता है तो आपको ये देखना है कि सर प्रोक्योरमेंट भी यही कर रहा है, प्रोक्योरमेंट के बाद का भी जो काम है उनको कैसे मैनेज करना है, स्टाफ्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से मैनेज करना है। फिर रिट्रेंचमेंट का एरिया होता है छटनी, जिसको आप बोलते हैं कि अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है या उसका टाइम ओवर हो चुका है, जैसे होता है नहीं 60 ईयर्स के बाद उनका अंतकाल खत्म हो जाता है, तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, फिर रिप्लेस भी तो करना होता है। तो ये सब चीजें पहले से ही डिसाइडेड होती है कि कितने साल तक मेरे यहाँ के लोग काम करेंगे। 40 साल किसी का है, किसी का 50 ईयर है, किसी का 55 है, सरकारी कंपनीज में ज्यादातर 60 ईयर्स होता है। तो ये सब पहले से डिसाइड होता है, ये नहीं कि किसी का पहले सिलेक्शन हुआ तब उसके बाद डिसाइड हो रहा है तुम कितने साल तक काम करोगे। पहले से ही डिसाइड है कि आप कितने भी साल की एज पे जाइए, वहां पे पहले से एचआरपी का ये नियम रहता है कि कौन कितने साल के बाद रिटायर हो जाएगा, 30 साल 25 साल जो भी होगा उसमें डेट। ठीक है, जहां से वो ज्वाइनिंग करेगा। उसके बाद क्या लिखा है कि थ्रू इट्स मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू हैव द राइट नंबर एंड right kind of people at the right place at the right time, doing things which result in both the organization and the individual receiving maximum and long range benefit। ये एचआरपी के अंदर ये चीज ध्यान रखा जाता है कि राइट काइंड ऑफ पीपुल राइट प्लेस पे तो रखे ही जाएंगे, और उनका इंपैक्ट हमारे कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के रूप में होना चाहिए। ये नहीं कि केवल शॉर्ट टर्म कि थोड़े समय के लिए रखा फिर हटा दिया फिर फ्रेशर्स को रख लिया, क्योंकि फ्रेशर्स आएंगे फिर ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा। क्योंकि मेन यही होता है कि ट्रेनिंग देना, फिर से उनको डेवलपमेंट करना। अब जैसे एक्सपीरियंस पर्सन हमारे कंपनी के अंदर होगा, अगर एचआरपी के अंदर उन पर्सन को रख लिया जाएगा या भर्ती कर लिया जाएगा, ठीक है, तो हमें लॉन्ग रेंज बेनिफिट मिलेगा कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो हमारे लिए भी फायदा, प्रोडक्टिविटी देगा, और उसका भी हम डेवलपमेंट करेंगे तो उसका भी फायदा होगा, इंडिविजुअलिज्म की बात आ जाएगी। ठीक, फिर क्या लिखा है, द बेसिक पर्पज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसका मेन जो पर्पज होता है, जिसका बेसिक पर्पज की बात हो रही है, is to make optimum utilization of an organization current and future human resources। हमें ये देखना है कि अभी जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है उनसे हम किस तरीके का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उनसे क्या प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, और फ्यूचर में अगर हम जिस तरीके के एम्प्लॉय अगर आएंगे तो उनसे हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हमने कल पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, कि उसके अंदर स्किल, टैलेंट, एटीट्यूड,
एबिलिटीज, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। तो उस तरीके की एबिलिटी, उस तरीके का स्किल और टैलेंट लेकर अगर वो आता है तो हम यूटिलाइज तो करेंगे ना। मेन तो यही है कि जैसे अगर मैं यहीं आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए, तो मेन तो यही देखा जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। सर भी हमको ये देखेंगे कि एडमायर करेंगे कि भाई हम किस तरीके से बच्चों को समझाते हैं। अगर जहाँ पे भी दिक्कत होगा वो हमको समझाएंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि अगर कोई नया बंदा है, चाहे कोई पुराना ही क्यों ना हो, अगर वो सही काम नहीं करेगा तो उसको सिखाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें एचआरपी से ही आती है कि भाई किस समय पे किसको ट्रेनिंग देना है, नए को ट्रेनिंग भी देना है, पुराने भी जो काम कर रहे हैं उनको कितने साल के गैप के बीच ट्रेनिंग देना है, ये सब देखा जाता है। ठीक। अब जैसे मैंने बोला ना कि इसके अंदर 4 चीजें कवर होती हैं, तो 4 चीजें कौन सी हैं, ये तो पूरा चैप्टर ही आएगा अभी। ठीक है, चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके अंदर 4 चीजें कवर होती हैं। वो 4 चीजें क्या है? रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट में आपको ध्यान रखना है कि इसमें केवल वैकेंसी की बात आती है। इसमें ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ कितने रिक्त पद खाली हैं, उसके लिए कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो एडवर्टीजमेंट के लिए डालती है कि जैसे हमारे यहाँ 10 रिक्त पद है, 20 रिक्त पद खाली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद जब ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो जाता है तो फिर क्या होता है? सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें लोगों की क्या की जाती है? भर्ती की जाती है। और इसमें अब मान लो 100 सीट के लिए अप्लीकेशन आया था। ठीक है, 100 सीट्स के लिए 1000 एप्लीकेशन आ गए, तो क्या 1000 लोग भर्ती हो जाएंगे? क्या नहीं, उसमें से कितने होंगे? 100 ही होंगे, 900 रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सिलेक्शन का प्रोसेस भी इसी के अंदर आता है। मैंने बोला ना कि गैदर करना, फिर उनको सेलेक्ट करना। ठीक है, फिर उसके बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या देखते हैं कि उनको मैनेज कैसे करेंगे। अब जो पद सेलेक्ट होके आएगा उसको बताना भी तो पड़ेगा कि वो करेगा क्या। अब उसको पता थोड़ी है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एचआरएम पढ़े, मार्केटिंग पढ़े, तो थ्योरी थोड़ी वहां पढ़ाया जाता है कि हाँ चलो रिक्रूटमेंट पढ़ाना है तुमको, सिलेक्शन पढ़ाना है, ये सब थोड़ी होता है। वहां पे कंपनी के काम को बताया जाता है, किस तरीके का काम होता है। ये मशीनरी है, इस मशीनरी को तुम्हें क्या करना है? यूज करना है, कौन सा बटन दबाना है, ये सब स्टाफिंग में दिखाया जाता है। ठीक है, अब जो जिस पद पे होगा उसको उस तरीके का काम सिखाया जाएगा कि सर तुम क्लर्क हो, तुम मैनेजर हो, तुम सीईओ बने हो। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या होने वाला है। उसके बाद आता है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट भी पहले, मैंने बोला कि रिट्रेंचमेंट भी पहले से ही तय होता है कि कितने साल के बाद लोगों की छटनी कर दी जाएगी। ठीक है, 60 साल, 55 साल, 50 साल, हो सकता है बीच में भी निकाल दिया जाए। जैसे होता है कभी कभी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपको क्या करती है, आपको जॉब ऑफर करती है 2 साल, 3 साल, 4 साल। कॉलेजेस में भी आता है, कभी किसी कॉलेजेस में जाइए तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट, उस पर लिखा भी रहता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड में रहता है 5 साल, 5 ईयर्स तक। उसके बाद निकाला जा सकता है। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो हो सकता है वो आगे बढ़ा दे। अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 5 साल बाद निकाल दे, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है उस पर। ठीक है, या जो पुराना भी काम कर रहा होगा ना, उसका भी मैक्सिमम पीरियड होगा कि 60 साल के बाद आपको रिटायरमेंट ले लेना है, हम आपको पीएफ दे देंगे, हम आपको पेंशन अवेलेबल करा देंगे। तो ये सब एचआरपी का ही प्रोसेस है, पहले से ही डिसाइड है। ये नहीं कि उनको जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं तो तब सोच रहे हैं कि कैसे रिटायरमेंट होगा, किसको कब हटाना है, कभी बीच में हटा दिया। ये पॉलिसी ही नहीं था, ये पॉलिसी पहले से ही बना होता है। ठीक, फिर 2 चीजें हमने पढ़ ली कि सर कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके अंदर क्या कवर होता है, किसके अंदर? एचआरपी के अंदर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ एचआरपी। और ये ध्यान रखिएगा, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर कॉन्सेप्ट और प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है, वो तो सबका इंपॉर्टेंट होता है सारे चैप्टर्स में, लेकिन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एचआरपी, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। ठीक, तो प्रोसेस में देखो, पहली चीज है कि ऑब्जेक्टिव देखा जाए। पहला क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी। ये देखा जाता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या जो किस तरीके की ह्यूमन रिसोर्स हमारे कंपनी के अंदर रखे जाने चाहिए। अभी पीछे पढ़े थे ना, एचआरपी की प्लानिंग होता है, इसमें अभी सोच रहे हैं, अभी की ये थोड़ी एग्जीक्यूशन नहीं है। अभी सोचा जा रहा है कि किस तरीके के इंप्लॉयज हमारे कंपनी के अंदर रखे जाएंगे, राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक, फिर दूसरी चीज है करंट मैन पावर इन्वेंट्री। अब ये देखा जाएगा कि क्या जो इंप्लॉयज मुझे चाहिए उस तरीके के स्टॉक्स अवेलेबल, मतलब आसपास के एरिया में देखा जाए कि अगर मुझे स्किल्ड चाहिए तो क्या ऐसी जगह ऑर्गेनाइजेशन हम ओपन करेंगे जहां पे स्किल्ड इंप्लॉय होंगे। ऐसा थोड़ी कि ऐसी जगह खोलें जहां स्किल्ड सबसे ज्यादा है, तब तो ऑर्गेनाइजेशन खोलने का कोई मतलब ही नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखना है एचआरपी के अंदर। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ओपन करने वाले हैं, जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी मतलब, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। अगर ऐसी जगह आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला जहाँ पे टीचर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उस तरीके का इंस्टीट्यूशन वहां पे एचआरपी काम नहीं करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे करंट मैन पावर इन्वेंट्री है कि नहीं, स्किलफुल इंप्लॉय है कि नहीं। ठीक है, मुझे अनस्किल्ड चाहिए तो मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशन, मुझे अपना प्रोडक्शन हाउस कहाँ पे खोलना पड़ेगा? ऐसे एरिया में जहाँ पे अनस्किल्ड लोग ज्यादा होंगे। ठीक, फिर उसके बाद आता है तीसरा, ये तो सेकंड चला गया, फिर आते हैं तीसरे पे। तीसरा है फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। अब ये फोरकास्टिंग की बात हो रही है कि डिमांड एंड सप्लाई की, मतलब जितना मुझे चाहिए उतनी सप्लाई होगी कि नहीं होगी। मतलब जितना मुझे लेबर्स चाहिए, जितना मुझे इंप्लॉइज चाहिए, जितने मुझे टीचर्स चाहिए अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, उतनी डिमांड एंड सप्लाई है कि नहीं, वहां पे अवेलेबिलिटी है कि नहीं।
फिर उसके बाद आता है मैन पावर गैप्स। हो सकता है 2, 4, 5, 10 इतने ही लोगों की जरूरत है, ऐसा थोड़ी है कि आपको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है। 4 ही रिक्त पद खाली हुआ तो 4 रिक्त पद के लिए आप 4 ही लोग को तो खोजेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि बहुत लोग को खोज लेंगे। ठीक, कि सर 12 आ जाओ, ठीक है 12 काम करो, ठीक है सैलरी कौन देगा, ठीक है सैलरी तो ओनर को ही देना पड़ेगा ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि मैन पावर गैप्स को भी भरना है, कि अगर कुछ ही गैप्स को पूरा करना है, अब आपको लगता है कि सर मुझे पूरा इंस्टीट्यूशन शुरू से बनाना है, तब भी उसमें आपको उतने ही गैप को फिल करना पड़ेगा जितना जरूरी होगा। ठीक, फिर उसके बाद इंप्लॉय के प्लान बनाएंगे। अब जो भी इंप्लॉय आएगा या जो भी इंप्लॉय हमारे कंपनी के अंदर आने वाला है उसके लिए प्लान बनेगा कि वो क्या काम करने वाला है। ठीक है, पहले से ही डिसाइड, मैंने बोला था कि पहले से ही डिसाइड होगा, ये नहीं कि बाद में डिसाइड करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसका ट्रेनिंग एंड डेवलप, जो भी इंप्लॉय हमारे कंपनी के अंदर आएगा उसकी प्रॉपर कैसे ट्रेनिंग की जाएगी। अब इसको पढ़ेंगे जब ट्रेनिंग के मेथड ऑफ द जॉब होगा कि ऑन द जॉब होगा। फिर उसका डेवलपमेंट प्रमोशन कैसे होगा, ये सारी चीजें हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग। फिर की मैन पावर प्लानिंग मतलब कि अब आगे जितने भी अब काम होने वाले होंगे, जितने भी काम उसको दिए जाएंगे, अब उसको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, उसको सुपरवाइज किया जाएगा कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारा ही काम है, क्योंकि हमने मैन पावर को रखा है, हम सैलरी अवेलेबल करा रहे हैं उनको, हम सारी चीजें उनको अवेलेबिलिटी कराते हैं, तो ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी। मतलब ये 7 ये प्रोसेस होते हैं। ठीक है, 7 प्रोसेस कैसे सर, पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देखा जाता है, फिर करंट मैन पावर इन्वेंटरी देखा जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है उतनी डिमांड एंड सप्लाई है कि नहीं है, फिर मैन पावर गैप्स, जितनी गैप होंगी, जितने मैन पावर की जरूरत होगी उतना ही आप रखेंगे। फिर उनसे रिलेटेड इंप्लॉयज की प्लानिंग करेंगे कि कौन से इंप्लॉय हमारे कंपनी के लिए हो सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो भी फ्रेशर्स आएंगे उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाएगा। उसके बाद अप्रेजल का काम होता है। ठीक है, तो ये किसके प्रोसेस हो गए, एचआरपी के प्रोसेस। ठीक, मैंने बोला एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। वैसे नीचे मेरे इसके शायद हो सकता है क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन दिया होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक, तो मेन आता है इसके बाद नीड्स। नीड्स कह सकते हैं चाहे इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एचआरपी का, कि सर इसका महत्व क्या है, आखिर ये यूज ही क्यों होता है, आखिर इसको लाया ही क्यों गया एचआरएम के द्वारा। ठीक, तो देखिए वही दिखा है, ऑर्गेनाइजेशन हैज टू परफॉर्म different activities in order to achieve its goals. To perform different activities, human resources is also required along with the different other resources. The needs of human, main यहाँ से the needs of human resource planning are as follows। मतलब ये मेन आपको पढ़ना है सर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन मकसद क्या है। वो तो ऐसे ही लिखा है कि ये क्या चीज होता है, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। भाई उसमें लिखा है ना कि अचीव इट्स गोल्स, कि हमें इस तरीके से ऑर्डर करना है, इस तरीके से अपने मैनेजमेंट को देखना है, इस तरीके से अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है कि हमारा गोल से अचीव हो जाए। मेन तो यही होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए चाहे कितने भी इंप्लॉय लग जाए। ठीक, उसके बाद मेन पहला पॉइंट आता है नीड्स में, पहला चीज आता है अभी पढ़े भी थे, इस्टिमेटिंग द नीड्स। ये देखा जाएगा किस तरीके के इंप्लॉय आपको चाहिए, स्किल्ड, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, किस तरीके के इंप्लॉय आपको पहले से चाहिए। ये नहीं कि आने के बाद आप डिसाइड कर रहे हैं। मैंने बोला था ऑर्गेनाइजेशन ओपन होगा उससे पहले ही आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई किस तरह के इंप्लॉय हमको चाहिए, उनसे क्या हमें परफॉर्मेंस लेनी है। देखो लिखा भी है, प्लानिंग रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू सी वेदर appropriate number of employees are available in the organization or not. Also it helps in ensuring that there is right person for the right job or position, facilitate the वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो पर्सन आएंगे वो राइट पर्सन होने चाहिए, ये पहले से ही आपको डिसाइड करके चलना। फिर उसके बाद दूसरी चीज है प्रोवाइडिंग ट्रेनर टू द एम्प्लॉय। अब ट्रेनर किसको चाहिए बेटा, जो नए लोग आएंगे, क्योंकि ये तो प्लान कर रहे हैं हम लोग ना, तो अब जितने भी नए लोग आएंगे उनको क्या चाहिए, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए किसको रखना पड़ेगा, ट्रेनर को। उसका काम क्या होगा कि कंपनी का जो भी काम है वो सिखाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं उसके बारे में, उसको स्किल्स देगा, उसके नॉलेज में जो जो स्किल्स नॉलेज है वो तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, जो आपके पास है वो भी आप उसमें लगा देते हैं पूरा अपना सारा जो वर्किंग होता है। फिर उसके बाद वाइल प्लानिंग द स्किल्स एंड कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉइज हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। भाई वो इसीलिए ट्रेनिंग ही कराता है ताकि आपसे क्या ले सके, कंसीडरेशन। ऐसा थोड़ी कोई फ्री में ट्रेनिंग करा रहा है, अरे सर ट्रेनिंग करते हैं बस, ट्रेनिंग करने जाते हैं बस, ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग का मेन मकसद ही होता है कि बाद में वो आपसे क्या लेगा, कंसीडरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या, यूटिलाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपरली। भाई ट्रेनिंग प्रॉपर दे दिए, अब क्या करेंगे, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हमारे कंपनी के अंदर आएंगे अब उनको हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन, मतलब उनसे प्रोडक्टिविटी लेना, उनसे काम लेना। जो आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया गया अब आपको वो चीज करना ही पड़ेगा। अब कंपनी का ये नियम बन गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बता दिया है, ट्रेनिंग भी करवा दिया है, अब आपको उसके तरीके से काम करना ही पड़ेगा। आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर क्या हो जाती हैं, तय हो जाती हैं। देखो लिखा भी है कि ह्यूमन रिसोर्स इज अ सॉरी यूटिलाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स, अ प्रॉपर प्लानिंग इज नेसेसरी
स्टेटिंग क्लियरली द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच एम्प्लॉयज। यहाँ पे सबके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बता दिया जाता है, ठीक। उसके बाद आता है नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। इतनी सारी चीजें हम क्यों करा रहे हैं, एचआरपी क्यों कराते ही क्यों है, ठीक है, कि हमारा बिजनेस क्या हो, एक्सपेंड हो, गुडविल बढ़े, इमेज हमारी अच्छी हो। तो वही लिखा है कि एक्सपेंशन ऑफ गुडविल, जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, जितना हमारी इमेज बढ़ेगी, उतना ही हमारे कंपनी या हमारे बिजनेस का क्या होगा, नाम होगा, आगे भी बढ़ेगी और आगे भी जाएगी। तो देखो लिखा है ना कि व्हेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड दिस एक्टिविटी, many new works has to be performed and accordingly the organization has to handle the employees. There should be a proper planning in the organization to cope up with the न्यू सेट ऑफ एक्टिविटीज। मतलब यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज अगर कराई जा रही है, जितनी भी चीजें कराई जा रही है एचआरपी के अंदर, तो उनका मेन मकसद होता है हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना एंड सेल बढ़ाना एंड प्रॉफिट बढ़ाना, ठीक। उसके बाद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एचआरपी के अंदर आपको क्या दिया जाता है, इंफॉर्मेशन। किस चीज, स्किल्ड ट्रेंड नॉलेजेबल experienced managers is required to manage different works duties or function of the organization. Manager require information related with the work or perform the work smoothly. Human resource planning can provide the information. मतलब यहाँ पे जो मेन होगा, या एचआरपी का मेन नियम क्या है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कि हमारे यहाँ जो भी मैनेजर है, जो भी पूरे चीज को मैनेज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के, उसका रिक्वायरमेंट है, वो ये देखेगा कि किस तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, जो भी परफॉर्म करने के लिए उनको काम दिया गया है, जो भी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उस तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो पाएगा तो वो फिर से जाके बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा। उसका काम यही, मैनेजर इसीलिए तो रखा है, सुपरवाइजर क्यों रखा जाता है, कि वो अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको देखता ही नहीं है, अगर वो देख रहा है, अगर वो ट्रेनिंग कर भी चुके हैं, तब भी वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो जाके फिर से बताएगा, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन कभी भी चीजों को भूल सकता है, कभी भी कोई काम करते करते वो क्या हो जाता है, कभी उससे गलती हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन एरर संभव है। मशीन तो है नहीं, एक बार बटन दबा दिए तो वो चल रहा है, ठीक है। मशीन में होता है कि एक बार लैपटॉप ऑन कर दिए तो ये चल रहा है, इसको फिर वे बंद नहीं होगा, ठीक है। हाँ, चार्ज में लगाना पड़ेगा इसको भी, ठीक। तो लेकिन ये बंद होगा, कभी नहीं बंद होगा। लेकिन ह्यूमन क्या है, लगातार आप काम करते रहते हैं, कभी ना कभी आपसे गलती हो जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखा जाता है, प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द वर्क। यहाँ पे इंप्लॉयज को क्या किया जाता है, उनके काम में सपोर्ट किया जाता है। ये नहीं कि बार बार डांटा जा रहा है, बार बार उनको काम कराने के लिए उकसाया ही केवल जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं बताया नहीं जाता है। गाइडेंस प्रोवाइड उनको करना पड़ेगा, टेक्निक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, कुछ भी नई मेथड्स आएंगी तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। फिर आता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय। ये भी देखना पड़ता है कि जो भी इंप्लॉयज आ गए हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्स हमारे कंपनी के अंदर है, उनसे हमें पूरी प्रोडक्टिविटी मिलती है कि नहीं मिलती है, आउटपुट वो देते हैं कि नहीं देते, ठीक है। इफिशियंसी इसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है, कि जितना कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आप प्रोवाइड करेंगे, उस ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कंपनी के अंदर, आप भी देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्कफोर्स। अब जो भी वैकेंट पोस्ट होगी, एचआरपी का काम क्या है, मैंने भी पढ़ा, रिट्रेंचमेंट अभी पढ़े थे कि छटनी भी की जाती है। तो क्या छटनी करने के बाद किसी नए को नहीं लाएंगे, लाएंगे। तो इसका काम क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्क। अगर कोई पोस्ट वैकेंट हो जाती है, जैसे आपके द्वारा कोई इंप्लॉय को निकाल दिया गया, या वो अपने तरीके वीआरएस ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, या ये कह सकते हैं सर उसकी समय सीमा खत्म होगी तब भी वो चला गया, तो अब उसके लिए भर्ती करना पड़ेगा ना। तो ये भी एचआरपी का ही काम है कि सर व्हेन वैकेंट पोस्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू रिटायरमेंट, ठीक है, चाहे तो रिटायरमेंट के द्वारा, चाहे ट्रांसफर के द्वारा कोई छोड़ के जा रहा है आपकी कंपनी को दूसरे ब्रांच में उसी के, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प इन फिलिंग द पोजीशन, मतलब उस पोजीशन को क्या करेगा, फिल करेगा, ये उसका काम है। रिट्रेंचमेंट ही नहीं कि छटनी कर दिया सर, छटनी के बाद कौन आएगा ये भी पहले से डिसाइड रहता है। फिर कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ड्यूरिंग प्लानिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग। अब देखो जितने भी एचआरपी में ट्रेनिंग होते हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसके लिए भी पैसा लगता है। ऐसा थोड़ी है कि सर रिक्रूटमेंट के लिए जो साइट्स बनी वो फ्री में बना रहता है, वो सारा उस पर पैसा उस पर लगता है। सिलेक्शन के लिए सिलेक्टर जो आता है उसको भी पैसा दिया जाता है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करे जाते हैं। तो ये सब इसके लिए कॉस्ट क्या होता है, आपका खर्च होता है, मतलब इसके लिए पैसा लगता है। तो एचआरपी इसकी प्लानिंग पहले से ही किया होता है, इसमें कैलकुलेट करना इजीली होता है कि सर कितना पैसा इसमें लगेगा, कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है कि सर कितने पैसे में हम ये सारा काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेडी फॉर फ्यूचर। भाई ह्यूमन रिसोर्स हम कर क्यों रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग, किस तरीके के ह्यूमन रिसोर्स हमारे कंपनी के अंदर रखे जाएंगे, ये पहले से ही प्लान कर रहे हैं। तो वही लिखा है रेडी फॉर फ्यूचर। प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, दिस मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर रेडी। इसका काम क्या है कि कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। मैंने बोला वीआरएस कोई ले लिया, आपको पता थोड़ी था। जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन में गया और 20 साल से काम कर रहा था, बहुत अच्छा, ठीक है। 20 साल के बाद बोला कि नहीं अब नहीं करेंगे, अब जा रहे हैं छोड़ के, बहुत कर लिए एक ही काम करते करते। तो आपको पता था क्या। लेकिन एचआरपी का काम क्या है कि वो इस अनसर्टेनिटी से पहले से ही जानता रहता है कि ये अनसर्टेनिटी हो सकती है। अब ये जहां बंदा जाएगा, अब इसका काम तुरंत वहीं से शुरू हो जाएगा कि भाई इसके जगह पे किसी को फिल करना पड़ेगा, चाहे तो प्रमोट कर दूं,
ठीक है, चाहे तो प्रमोट कर दूं किसी को, तभी तो फिल करना पड़ेगा नीचे वाली वैकेंट सीट को। तो इसका काम यही है मेन, कि कोई भी अनसर्टेनिटी हो उससे पहले ही इस चीज को क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से फिल कर। ठीक है, तो ये थे नीड्स किसके, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के 10 नीड्स थे। ठीक है, मैं फिर से इस पे थोड़ा सा बस एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पहला सर एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेटिंग द नीड्स, ये देखा जाता है किस तरीके के ह्यूमन रिसोर्स हमारे कंपनी के अंदर रहेंगे। उसके बाद उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा एम्प्लॉयज को, फिर ट्रेनिंग देने के बाद उनसे यूटिलाइजेशन प्रोडक्टिविटी ली जाएगी। फिर तीसरा चौथा एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। हम इसलिए ये सब सारी चीजें करा रहे हैं ताकि हमारे बिजनेस को एक्सपेंड हो, बिजनेस हमारा बढ़े, आगे बढ़े। उसके बाद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इसका काम होता है कि अपने इंप्लॉयज को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड सपोर्ट टू द वर्क, कि वो जो काम कर रहे हैं बीच बीच में गाइडेंस देते रहे, टेक्निक्स बता दिए, मेथड्स बताइए उनको। फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय है कि आप इस तरीके के ह्यूमन रिसोर्स को अपने कंपनी के अंदर रखेंगे जो अब आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपको इफिशियंसी बढ़ाएंगे वो। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्क फोर्स है, जो भी कंपनी में वैकेंट पोस्ट होगी इसका काम यही होता है कि उसको वो फिल करना। फिर कितनी कॉस्ट लगेगी ह्यूमन रिसोर्स को हमारे कंपनी के अंदर गैदर करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, इसके लिए भी कॉस्ट का जो कैलकुलेशन है वो एचआरपी के अंदर होता है। और लास्ट आता है रेडी फॉर फ्यूचर, इसका काम ही है फ्यूचर के लिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। तो जो भी अनसर्टेनिटी है उसको पहले से ही मैनेज कर लेंगे आप, तो ये एचआरपी के यूज में या नीड्स में मतलब ये चीज आती है। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंस, या कह सकते हैं सर नीड्स ऑफ एचआरपी। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से बोल दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट्स पढ़े ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, और इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़े। ठीक है, पहला हमने पढ़ा सर कॉन्सेप्ट, पहली चीज। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि सर इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, तो 4 एलिमेंट्स इसके अंदर यूज होते हैं, 4 एलिमेंट्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इसके प्रोसेस जो कि इंपॉर्टेंट है, और पांचवा चौथा हमने पढ़ा है नीड्स ऑफ एचआर। ठीक है, ये चीजें इसमें कवर हो चुकी है। ये था पूरा आपका टॉपिक नंबर 2, या कह सकते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो बाकी की जो क्लासेस है वो नेक्स्ट टर्न पे होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू।